इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। एस्केडी कंपनी लिमिटेड है जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर, मटेरियल पी परचेस कर रही है एक दूसरी कंपनी के पास से जो रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर। एक लॉट 1000 यूनिट्स का है। लिस्ट प्राइस दे दी है एक लॉट की 50,000 यूनिट। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10% ऑन द लिस्ट प्राइस। आंसर में पहले क्या देखेंगे तो लिस्ट प्राइस ऑफ द मटेरियल दे दिया 1000 यूनिट्स और 50,000 का उसका प्राइस लेस करना है। डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस के ऊपर है 10% है, तो 50,000 माइनस बाय और 10% करेंगे 5,000 आएगा, माइनस करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। सी जी एस टी एस जी एस टी दे दिया 12%, 6% सी है और 6% एस जी एस टी है। और बोला है क्रेडिट नॉट अवेलेबल, मतलब इसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। कैश डिस्काउंट भी दे दिया 10%। और ब्रैकेट में दिया विल बी गिवन ओनली इफ द पेमेंट इज मेड विद इन द 30 डेज। और नीचे लास्ट में दिया है कि पेमेंट कर दिया गया है, पेमेंट टू द सप्लायर वॉज मेड विद इन 20 डेज ऑफ द परचेज, मतलब कैश डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन कैश डिस्काउंट को हमको करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस ऐड करेंगे। सी जी एस टी 6% 45,000 का करना है, और फिर एस जी एस टी 6% 45,000 करना है। 2700 आएगा। 45,000 प्लस 2700 करेंगे तो 50,400 आएगा। जी एस टी जो है वो पेबल होता है नेट प्राइस के ऊपर। नेट प्राइस कैसे होता है तो लिस्ट प्राइस लेस डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट को हम लोग इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस ट्रीट करते हैं, इसलिए उसको इग्नोर करेंगे। फ्रेट एंड इंश्योरेंस दे दिया, टोल टैक्स एक्सपेंसेस दे दिया, डेमरेज दे दिया। तो फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऐड हो जाएगा, टोल टैक्स ऐड हो जाएगा, डेमरेज ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेमरेज जो है वो क्या है, पेनल्टी है जो इम्पोज की गई है बाय द ट्रांसपोर्टर। क्यों? क्योंकि डिले किया है उसने अपलोडिंग या तो ऑफ लोडिंग ऑफ द मटेरियल के अंदर, तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट है। एबनॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेस है, ये ऐड हो जाएगा। डिपॉजिटेड अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर, ये भी ऐड हो जाएगा। लेकिन इसमें से जितना रिफंड किया गया है वो माइनस कर देंगे। 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो 2000 ही आएगा सिर्फ। अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट है। अदर एक्सपेंस जो है वो 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट हमको पास पता नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर अदर एक्सपेंस ऐड करेंगे। 58,800 के अंदर अदर एक्सपेंस ऐड करेंगे तब जाके हमको टोटल कॉस्ट मिलेगी। तो ये 58,898 की वैल्यू है, तो हमको तो 2 की वैल्यू चाहिए। तो 58,800 डिवाइड बाई 98 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 1200 आ जाएगा। 1200 क्या आ गया? अदर एक्सपेंस की वैल्यू आ गई। 1200 ऐड करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना आ गया? 60,000। 20% जो मटेरियल है वो शॉर्टेज है ड्यू टू द नॉर्मल रीज़न। जो शॉर्टेज है ड्यू टू द नॉर्मल रीज़न, उसको हम लोग डिडक्ट कर देंगे कॉस्ट एज सर्टेन करने के लिए ऑफ द गुड्स यूनिट्स। तो ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल ऑफ द गुड्स यूनिट है, ये फाइंड करने के लिए हमको शॉर्टेज माइनस करना पड़ेगा। शॉर्टेज कितना? 20% है, तो 1000 का 20% करेंगे तो 200 आ जाएगा। ये माइनस करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल ऑफ द गुड्स यूनिट्स आ जाएगा 800, जो कि 60,000 की वैल्यू है। तो 60,000 डिवाइड बाई 800 करेंगे तो 75 आ जाएगा। 75 क्या है? तो कॉस्ट पर यूनिट है। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। इनवॉइस दे दिया कंसाइनमेंट ऑफ द केमिकल ए, केमिकल बी प्रोवाइड कर रहा है। केमिकल ए 10,000 केजीज है, एट द रेट 10 पर केजीज है, तो 1 लाख आ गया। 8,000 केजीज है, एट द रेट ऑफ 13 पर केजीज। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है। क्रेडिट नॉट अवेलेबल है, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, मतलब ये कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। रेलवे फ्रेट दिया है 3840 और टोटल कॉस्ट दे दी है। शॉर्टेज बोला है 500 केजीज का हो रहा है केमिकल ए के अंदर, 320 केजीज हो रहा है केमिकल बी के अंदर। नॉट क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्मल ब्रेकेज है, मतलब नॉर्मल लॉस सही है। ठीक है। कंप्यूट करना है रेट पर केजेस ऑफ द केमिकल प्रोवाइडिंग 2% फर्दर डिटोरिएशन, यानी 2% और डिटोरिएट हो सकता है। तो पहले हम लोग केजीस फाइंड करेंगे। इफेक्टिव क्वांटिटी में क्या करेंगे? क्वांटिटी परचेस कितना था? 10,000 इसका था और 8,000 उसका था। लेस करेंगे शॉर्टेज जो नॉर्मल ब्रेकेज है, तो नॉर्मल ब्रेकेज का शॉर्टेज हमेशा लेस कर देना है। तो 10,000 में से 500 माइनस करना है, 800 में से 8,000 में से 320 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा? 9,500 7680। अभी इसका प्रोविजन बनाना है 2%, तो 9,500 का 2% करेंगे 190 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 9310 आ जाएगा। परचेस किया था हमने, क्या परचेस किया था? 1,00,000 रुपीज़ का मटेरियल परचेस किया था केमिकल ए के अंदर, और केमिकल बी के अंदर 1,04,000 रुपीज़ का किया था। अभी बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है। 10% किसका निकालेंगे? तो जब 1,00,000 उसका निकालेंगे और 1,04,000 उसका निकालेंगे, तो 10,400 उसका आ गया, इसका 10,000 आ गया। रेलवे फ्रेट कौन सा रेशियो में बांटेंगे? 5:4। ये 5:4 कैसे आया? तो 10,000:8,000 का रेशियो है, तो वो आ जाएगा 5:4। 5:4 के अंदर जो 3840 है उसको 5:4 के अंदर बांट देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे इफेक्टिव क्वांटिटी से। इफेक्टिव क्वांटिटी कितना है? तो 9310 है और 7526.4 है। इससे डिवाइड करेंगे तो रेट पर केजी आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट
पार्ट नंबर A32 एंटर इनटू द स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में किस प्राइस से हम लोग उसको एंटर करेंगे। अगर रिसीव किया गया है सप्लायर के द्वारा 200 यूनिट्स, पार्ट नंबर A32 का ₹5 ईच के हिसाब से 1000 है। डिस्काउंट दे दिया है, IGST दे दिया 12%, पैकिंग चार्जेस दे दिया 5 नॉन रिटर्नेबल बॉटल्स का। फर्दर बोल रहा है कि 2% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा अगर पेमेंट हो जाएगा विद इन 30 डेज। डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर दिए गए हैं IGST के लिए। तो इससे क्या होगा, तो हमको IGST का क्लेम मिल जाएगा। तो जिसका क्लेम मिल गया, जिसका ITC मिल गया, IGST का ITC मिल गया हमको, तो उसको हम लोग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट देखेंगे तो नेट परचेस प्राइस कितना होगा, तो 800 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे पैकिंग चार्जेस 50 रुपये। IGST को हम लोग इंक्लूड नहीं। ये 800 कैसा आया था, तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली अमाउंट लेनी है। उसमें से IGST हम लोग लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उसका तो आपको क्रेडिट मिल चुका है। तो क्रेडिट मिल गया है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ये हो जाएगा 850 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ द यूनिट परचेस 200 यूनिट है, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 4.25। कैश डिस्काउंट को हम लोग इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो उसको हम लोग कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। IGST का क्रेडिट मिल गया है, इसलिए उसको परचेस कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला देखते हैं। रीऑर्डरिंग लेवल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। इसका दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। तो ROL का दूसरा फॉर्मूला क्या है, तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज रेट ऑफ द कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डरिंग पीरियड। मिनिमम के अंदर हम लोग ऐड करेंगे एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डरिंग पीरियड, तो भी हमको ROL मिल जाएगा। सेफ्टी स्टॉक के अंदर एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन हम लोग ऐड करेंगे, तो भी हमको क्या मिल जाएगा, ROL मिल जाएगा। EOQ का फॉर्मूला देखते हैं। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी जिसको बोलते हैं। EOQ इज इक्वल्स टू एनुअल रिक्वायरमेंट A मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर O डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये A है वो एनुअल रिक्वायरमेंट है, O है वो कॉस्ट पर ऑर्डर है, यानी कितनी रिक्वायरमेंट है आपको वो A है, और कॉस्ट कितनी लगेगी एक ऑर्डर करने के लिए वो O है, और कैरिंग कॉस्ट यानी उसको स्टोर करके रखने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी पर एनम वो C है। कैलकुलेट करना है EOQ, स्टेट करना नंबर ऑफ द ऑर्डर एक साल में कितने होंगे। A दे दिया है हमको 10,000 kg, O दे दिया है हमको 50, C दे दिया है हमको 2, स्टोरेज कॉस्ट हमको 8% ऑफ द एवरेज इन्वेंटरी बोला है। तो एवरेज इन्वेंटरी का 8% मतलब 2 का 8% करेंगे हम लोग, तो 0.16 आ जाएगा। EOQ का फॉर्मूला लगाएंगे √2AO/C। A कितना था हमारे पास 10,000, O कितना था 50, और C कितना था 8% ऑफ ₹2, तो वो कितना आएगा 0.16। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे और डिवाइड करेंगे 0.16 से, और रूट का बटन प्रेस करेंगे तो 2500 kgs आ जाएगा। ये पॉइंट को कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए ऊपर 25 लिखा है, ऊपर 25 लिखा है और नीचे 4 लिखा है, लेकिन आप 0.16 करके भी रूट का बटन प्रेस कर सकते हो। नंबर ऑफ द ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन द ईयर, कितने ऑर्डर हम लोग एक साल में प्लेस करेंगे, तो टोटल कंजम्पशन कितना है हमारा A देखना है। टोटल कंजम्पशन क्या बोलते हैं A डिवाइडेड बाई EOQ करेंगे हम लोग, तो A कितना है 10,000 kgs डिवाइडेड बाई 2500 kgs। एक बार में 2500 kgs हम लोग मंगाएंगे, तो पूरे साल पूरे नंबर ऑफ द ऑर्डर एक साल में हम लोग कितने करेंगे, तो 10,000 डिवाइड बाई 2500, 10,000 क्या है, 10,000 पूरे साल में हमको रॉ मटेरियल चाहिए, और एक बारी में हम लोग कितना रॉ मटेरियल मंगाएंगे, 2500 मंगाएंगे, तो 4 बार हमको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा पूरे साल में। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। EOQ और टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। A दे दिया 5,000 यूनिट, यूनिट प्राइस दे दिया 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट O दे दिया 16, स्टोरेज इंटरेस्ट एंड ऑब्सोलेंस रेट दे दिया है, तो इसको सबको प्लस कर देंगे 2, 12, 6, तो 20 हो जाएगा। अभी 20 हो गया, 20% हो गया। अभी यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे 20% है, तो हमारे पास C आ जाएगा। अभी फॉर्मूला लगाएंगे EOQ का। EOQ इज इक्वल टू √2AO/C, 2 इंटू 5,000 मल्टीप्लाई बाई 16 डिवाइड बाई 4, तो रूट करेंगे 40,000, तो 40,000 का रूट करेंगे तो 200 यूनिट्स। टोटल कॉस्ट देखेंगे। टोटल कॉस्ट पहले 5,000 यूनिट मंगाना है, एक यूनिट कितने रुपए का है, 20 रुपये का, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट देखेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर क्या है, A डिवाइडेड बाय, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, A डिवाइड बाई EOQ मल्टीप्लाई बाय जितना ऑर्डर की कॉस्ट है। एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट है, ₹16, तो 5,000 डिवाइडेड बाई
200 तो 25 ऑर्डर हो जाएंगे, और एक ऑर्डर के बाद 16 तो 400 हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट देखेंगे तो ई ओ क्यू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय जितनी कैरिंग कॉस्ट है पर यूनिट की, तो 4 है वो। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 400 हो जाएगा। हमेशा ई ओ क्यू के अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट में कैरिंग कॉस्ट सेम होगी। रिक्वायरमेंट 2 देखते हैं, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट डिटरमाइन करनी है। अगर नया प्राइस 12.80 हो जाए तो 12.80 मल्टीप्लाई बाय 20% करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा 2.56 पर यूनिट पर एनम मिल जाएगा। ई ओ क्यू इज रूट में 2 मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 2.56 करेंगे तो 250 यूनिट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट देखेंगे, परचेस प्राइस कितने 5000 यूनिट ही मंगाना है, मल्टीप्लाई बाय 12.80 का भाव है तो 64,000 आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है तो 5000 ए डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू, तो 5000 डिवाइड बाय 250 तो 20 ऑर्डर हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है 16 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो 320 हो जाएगा। ई ओ क्यू डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना 2.56, तो 125 यूनिट का कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। तो टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला देखते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू रीऑर्डरिंग लेवल माइनस बाय एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डरिंग पीरियड। मिनिमम फाइंड करेंगे तो वहाँ पर एवरेज लिखेंगे और आगे रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल लिख देंगे, तो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डरिंग पीरियड। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला देखेंगे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू रीऑर्डरिंग लेवल प्लस बाय ई ओ क्यू, ये रीऑर्डरिंग क्वांटिटी है, रीऑर्डरिंग क्वांटिटी को ई ओ क्यू भी बोलते हैं, माइनस बाय मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। मैक्सिमम में इसलिए मिनिमम लिखेंगे। एवरेज इन्वेंटरी लेवल, एवरेज इन्वेंटरी लेवल का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस बाय 1/2 ई ओ क्यू। एवरेज स्टॉक लेवल की का फॉर्मूला क्या आएगा, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस बाय मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या आएगा, एवरेज कंजम्पशन टू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। समटाइम्स जो मिनिमम कंजम्पशन है उसको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एवरेज कंजम्पशन के जगह पर। दो कंपोनेंट है ए बी, नॉर्मल यूसेज है 50 पर वीक ईच, मैक्सिमम है 75, मिनिमम है 25। तो ये सब कंजम्पशन दे दिया है। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी ई ओ क्यू दे दिया है 300 इसका है और बी का 500 है। रीऑर्डरिंग पीरियड दे दिया 4624, ए बी का दे दिया है। इसके अंदर से हम लोग एवरेज भी निकाल सकते हैं रीऑर्डरिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन कैलकुलेट करना है हमको रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला क्या आएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। तो ए के लिए देखते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, तो मैक्सिमम 75 है मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड कितना है, तो रीऑर्डरिंग पीरियड ए का मैक्सिमम कितना 6 है, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 450 आ जाएगा। वैसे बी का कर देंगे। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डरिंग लेवल माइनस बाय रीऑर्डर मिनिमम है। मिनिमम के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, हमेशा एवरेज देखते हैं, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डरिंग पीरियड। यहाँ पर उसने नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल को भी लिख सकते हैं या तो एवरेज भी लिख सकते हैं। तो ए के अंदर क्या आएगा 450 माइनस बाय एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन कितना होगा 50 होगा। कैसे आया 75 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 करोगे तो वही आ जाएगा 50, जो नॉर्मल यूज दिया है वो एवरेज ही है। 50 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 कैसे आया, तो ये भी 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस बाय 450 करोगे 200 यूनिट्स आ जाएगा। मैक्सिमम लेवल क्या आएगा, तो रीऑर्डरिंग लेवल प्लस ई ओ क्यू माइनस बाय मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। अभी देखते हैं 450 था हमारा रीऑर्डरिंग प्लस बाय 300 ए का था ई ओ क्यू, माइनस करेंगे 25, ये 25 कैसे आया, तो यहाँ पर दिया है मिनिमम यूजेज। मिनिमम यूजेज कितना 25, हम लोग मैक्सिमम फाइंड करें, मैक्सिमम में हमेशा क्या रखेंगे मिनिमम रखेंगे, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ जाएगा 650। एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मिनिमम प्लस बाय मैक्सिमम स्टॉक लेवल, तो 1/2 करेंगे 200 यूनिट प्लस 650 यूनिट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 425 यूनिट्स ही आ जाएगा। इन सब के अंदर बी का भी वैसे ही फाइंड करना है जैसे ए का फाइंड किया है। कैलकुलेट करना है रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, निजर लेवल, और हमको रीऑर्डरिंग क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमको ओ दे दिया है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अ परचेस ऑर्डर इज़ 20 दे दिया हमको, ओ दे दिया है हमको, ए दे दिया 5000, हमको परचेस प्राइस दे दिया 50 और एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज दे दिया 5 रुपीज़। लीड टाइम दे दिया, एवरेज दे दिया, मिनिमम दे दिया, मैक्सिमम दे दिया है, इमरजेंसी परचेस दे दिया है, एवरेज दे दिया, कंजम्पशन के अंदर एवरेज दे दिया है और मैक्सिमम दे दिया, तो हमको मिनिमम मिल जाएगा इससे। मिनिमम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, मिनिमम कंजम्पशन प्लस बाय मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2, हमको 15 दिया था एवरेज, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे माइनस बाय 20 करेंगे तो आ जाएगा क्या हमारे पास मिनिमम 10 आ गया। ई ओ क्यू कैसे आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 5,
तो ये आ जाएगा 200 यूनिट। रीऑर्डरिंग लेवल क्या है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। यहाँ पर मैक्सिमम लीड टाइम दिया है तो मैक्सिमम लीड टाइम ले लेना है। 20 मल्टीप्लाई बाय 15 तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डरिंग लेवल प्लस बाय EOQ माइनस बाय मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। मैक्सिमम है इसलिए मिनिमम रखेंगे, मिनिमम होता तो एवरेज रखते। 300 प्लस बाय 200 माइनस बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 450 आ जाएगा। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, तो रीऑर्डरिंग लेवल माइनस बाय एवरेज कंजम्पशन टू एवरेज रीऑर्डरिंग पीरियड। तो 300 माइनस बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 150 हो गया, माइनस बाय 300 करेंगे 150 आ जाएगा। डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कंजम्पशन टू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। एवरेज कंजम्पशन कितना दिया है हमारे को, 15 दिया है, और लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस कितना दिया है, 4 दिया है। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 60। इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। IPL लिमिटेड स्मॉल कास्टिंग परचेस करें और उसको 54,000 कास्टिंग पर ईयर की रिक्वायरमेंट है। ए मिल गया 54,000 कास्टिंग। अभी क्या है, सी दे दिया है, कैरिंग कॉस्ट दे दिया है 800 पर कास्टिंग। फिर 360 डेज पर ईयर दिया है। 360 डेज क्या है, पर ईयर है, एक साल में 360 दिन है। और फिर परचेज ऑर्डर यानी ओ कितना है हमारे पास, 9,000, और सी कितना है हमारे पास, 300। फिर से देखते हैं। 54,000 एनुअल रिक्वायरमेंट है। 54,000 के लिए हमारे पास परचेस प्राइस पर कास्टिंग कितना है, 800 है। हमारे पास एक साल में 360 डेज है, और ओ कितना है हमारे पास, तो ओ है 9,000, एंड जो सी है वो 300 है। ठीक है, जनरली तो 6 दिन में डिलीवरी आई जाती है, लेकिन मैक्सिमम 10 दिन लग सकते हैं। डिलीवरी 6 दिन में आती है, इसके परसेंटेज कितना है, 75% है, और 10 दिन में आ सकती है, इसके परसेंटेज कितने, प्रोबेबिलिटी के परसेंटेज कितना है, 5%। हमको क्या बोला है, EOQ फाइंड करना है। अगर रिस्क 15% होगा तो क्या स्टॉक होगा, सेफ्टी स्टॉक क्या रखना पड़ेगा, और रीऑर्डरिंग पॉइंट क्या होगा। अगर रिस्क 5% होगा तो क्या सेफ्टी स्टॉक होगा, रीऑर्डरिंग पॉइंट क्या होगा। अगर रिस्क 5% होगा तो टोटल कॉस्ट ऑर्डर की और कैरिंग कॉस्ट क्या होगी एक साल की। और लास्ट रिक्वायरमेंट दी है हमारे पास कि अगर परचेज ऑर्डर अगर 600 रुपीज़ का हो गया, यानी परचेस प्राइस अगर 600 रुपीज़ की हो गई और कैरिंग कॉस्ट 720 की हो गई, तो EOQ क्या होगा और कितना फ्रीक्वेंटली हमको ऑर्डर प्लेस्ड करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड पॉलिसी। तो वही है, EOQ के लिए हमको क्या दे दिया था, ए दे दिया था 54,000, सी दे दिया 800, ओ दे दिया 9,000 पर ऑर्डर, और तो सी क्या आएगा, सी दे दिया है हमको 300। ये जो कॉस्ट पर कास्टिंग है ना, ये परचेस प्राइस ही एक टाइप की, और कैरिंग कॉस्ट जो है ना वो सी है। सी कितना दे दिया है हमको, 300। तो EOQ का फॉर्मूला लगाएंगे 2AO डिवाइड बाई सी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 54,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 9,000 डिवाइड बाई 300, तो 1800 कास्टिंग आ जाएगा। सेफ्टी स्टॉक अगर 15% हुआ तो सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है, तो सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल्स टू A डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई एवरेज लीड टाइम माइनस बाई एवरेज लीड मैक्सिमम लीड टाइम माइनस बाई एवरेज लीड टाइम। ये कितना है, 54,000 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय, अगर 15% रिस्क रखेंगे तो कि हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि 8 डे पे डिलीवरी आ जाएगी, ये एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। तो 6 डे पे तो आती है, तो 6 डे तक का तो स्टॉक हमारे पास होगा ही होगा। तो हमको सेफ्टी में कितने दिन का स्टॉक रखना पड़ेगा, एक दिन का। तो 7th डे है ना, उसका हमको सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा। मतलब 8 डे पे डिलीवरी आएगी तो हमको 6 डे तक का तो हमारे पास स्टॉक होता ही है, तो एक दिन का हमको एक्स्ट्रा स्टॉक रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, 7 दिन, 7 डेज, और एवरेज लीड टाइम कितना है, 6 डेज। तो मतलब एक दिन हुआ, एक दिन का हमको स्टॉक रखना पड़ेगा। 54,000 डिवाइड बाई 360 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 150 कास्टिंग आ जाएगा। रीऑर्डरिंग लेवल कैसे करेंगे, तो सेफ्टी स्टॉक प्लस बाय एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक कितना है हमारा,
तो 150 है। और एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन मतलब 6 दिन का हमारा कंजम्पशन कितना होता है, 150 एक दिन का होता है, तो 6 दिन का कितना होगा, तो 150 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे और प्लस 150 कर देंगे तो 1050 हमारा क्या आ जाएगा, रीऑर्डरिंग लेवल आ जाएगा। अगर सेफ्टी स्टॉक 5% रखेंगे तो क्या होगा, तो अगर रिस्क 5%, सॉरी, अगर रिस्क 5% रखेंगे तो सेफ्टी स्टॉक क्या होगा, तो ए डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम माइनस बाय एवरेज लीड टाइम। ए डिवाइड बाई 360, ये मतलब पूरे साल में कितना मंगाना है, 54,000 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय रिस्क हमको 5% रखना है। मतलब हमारी डिलीवरी कब आएगी, 10th डे पे आएगी हमारी डिलीवरी। तो 6 दिन का तो हमारे पास स्टॉक होता ही है, तो 7 8 9 यानी 3 दिन का स्टॉक हमको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। 150 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे हम लोग, 150 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 450 आ जाएगा। 150 कैसा है, 54,000 यूनिट डिवाइड बाय 360, तो ये पर डे का हो गया। तो हमको तो 3 दिन का स्टॉक रखना पड़ेगा, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 450 आ जाएगा। अभी रीऑर्डरिंग पॉइंट मतलब फिर से कब ऑर्डर देना है वो उसको बोलते हैं रीऑर्डरिंग पॉइंट। तो रीऑर्डरिंग पॉइंट कब देंगे हम लोग, जब 1350 कास्टिंग बचेगा हमारे पास स्टॉक में, तब हम लोग क्या देंगे, रीऑर्डर करेंगे हम लोग। तो सेफ्टी में कितना रखना है, 450 रखना है, और 6 दिन का स्टॉक तो रखना ही रखना है। एवरेज रीड टाइम कंजम्पशन वो कितना है, 6 डेज़ का, तो 6 इंटू 150, ये 150 क्या है, तो एक दिन का है, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे प्लस 450 करेंगे तो 1350 कास्टिंग आ जाएगा। अगर 5% स्टॉक आउट का रिस्क रखते हैं तो टोटल ऑर्डर की कॉस्ट कितनी होगी और कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, तो ए डिवाइड बाई यू की मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर की कॉस्ट, एक ऑर्डर की कितनी कॉस्ट है वो, तो 54,000 डिवाइड बाई 1800 मल्टीप्लाई बाय 9,000, ये 9,000 ऑर्डर की कॉस्ट है, तो कितना आ जाएगा, 2,70,000। और टोटल कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी, तो सेफ्टी स्टॉक प्लस बाय 1/2 EOQ, यहाँ पर हमेशा याद रखना है, यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक को ऐड करना है और फिर मल्टीप्लाई किससे करना है कि पर यूनिट की कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी। तो सेफ्टी स्टॉक था 450 प्लस बाय 1800 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 1800 डिवाइड बाय 2 प्लस 450 करोगे तो 1350 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो आ जाएगा 4,05,000। यहाँ पर भले ही EOQ के अंदर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक के आ जाने से ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इक्वल नहीं होगी। फिफ्थ रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या होगा अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी परचेज ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर 600 हो जाए और कैरिंग कॉस्ट 720 हो जाए, तो EOQ क्या होगा, EOQ का फॉर्मूला लगा देंगे रूट में 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ओ डिवाइड बाय सी, तो ये आ जाएगा 300 कास्टिंग। अभी बोला है टोटल नंबर्स ऑफ द ऑर्डर कितना होंगे एक साल में प्लेस करने के लिए, 54,000 डिवाइड बाय 300 करेंगे तो 180 टाइम्स हम लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी कि कितने फ्रीक्वेंटली आप लोग ऑर्डर प्लेस करोगे, तो 360 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था एक साल में 360 दिन है, तो 360 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे हम लोग। 360 डिवाइड बाय 180 करेंगे तो हर दूसरे दिन को हमको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और पहले हम लोग कैसे कर रहे थे, पहले हर 12 दिन में हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, अब हमको हर दूसरे दिन में ऑर्डर। इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। ड्रॉ प्लान करना है ABC सिलेक्टिव कंट्रोल के लिए, आइटम्स दे दिया, यूनिट दे दिया, यूनिट कॉस्ट दे दिया है। सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें क्या होगा, पहले आइटम लिखने की फिर यूनिट लिखने का, यूनिट के परसेंटेज लिखने के। यूनिट के परसेंटेज कैसे करेंगे, तो 7,000 है, पूरे यूनिट का टोटल करेंगे, यूनिट का टोटल जो आएगा वो लिख देंगे नीचे यूनिट के अंदर कॉलम में, और फिर 7,000 को डिवाइड उससे करेंगे टोटल से, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज ऑफ द टोटल यूनिट्स आ जाएगा। वैसे यूनिट कॉस्ट देखना है, यूनिट कॉस्ट दे दिए हमको तो यूनिट कॉस्ट लिख दिया, फिर टोटल कॉस्ट कर देनी है। 7,000 को मल्टीप्लाई यूनिट कॉस्ट से करेंगे, यूनिट कॉस्ट जो है वो पर यूनिट की कॉस्ट है, तो 7,000 को मल्टीप्लाई 4.450 से करेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट का भी हमको वैसे ही परसेंटेज निकाल देना है। परसेंटेज निकालने के बाद हमको रैंक असाइन करना है, जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगी परसेंटेज में उसको हम लोग फर्स्ट रैंक दे देंगे। जैसे यहाँ पर 23.0205 ये जो है फिफ्थ आइटम का है, फिफ्थ आइटम की कॉस्ट का परसेंटेज जितना है, तो इसको हम लोग फर्स्ट दे देंगे। फिर उसके बाद जो होगा उसको सेकंड दे देंगे, फिर उसके बाद जो होगा उसको थर्ड दे देंगे, ऐसे करते हुए हम लोग रैंक देते जाएंगे इसको। उसके बाद हम लोग अज्यूम करेंगे
कि 50,000 एंड अबाव की कॉस्ट वालों को ए आइटम हम लोग बोलेंगे, और 13,000 से लेके 50,000 वालों को बी आइटम बोलेंगे, बिलो 13,000 को सी आइटम बोलेंगे। अब प्लान के बेसिस पे हम लोग ए बी सी असाइन करेंगे। तो रैंक दे दिया है 1 2 3, आइटम दे दिया है 1 2 3, और वैसे करते करते 11 तक का गया है। उसके बाद आइटम नंबर दे दिया, फिर परसेंटेज ऑफ द टोटल यूनिट दे दिया, फिर कॉस्ट दे दिया, फिर परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट दे दिया, और कैटेगरी दे दिया। कैटेगरी जो ए कैटेगरी में है उनका टोटल कर देंगे, फिर जो बी कैटेगरी में है उनका टोटल कर देंगे, और जो सी कैटेगरी में है उनका टोटल कर देंगे। एडवांटेज क्या होगा ए बी सी एनालिसिस से? तो कंटिन्यूटी रहेगी प्रोडक्शन में। कैसे प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी रहेगी? क्योंकि हमको डेंजर लेवल पता चल जाएगा, और उस वजह से हम लोग मटेरियल को स्टोर करके रखेंगे। हमको कितना मटेरियल रखना है वो हमको पता चल जाएगा, कितना मिनिमम हमको इन्वेस्ट करना है इन्वेंटरी में वो हमको पता लग जाएगा। फिर इससे क्या होगा? तो कॉस्ट जो होगी वो लो हो जाएगी, लोअर कॉस्ट। जो कॉस्ट होगी हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे उसकी कॉस्ट जो हम लोग रिसीव करते हैं, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये सब हमारी लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी यूज़ करेंगे। लेस अटेंशन रिक्वायर, बहुत ही कम अटेंशन हमको देना पड़ेगा इन्वेंटरी पे, क्योंकि हमको सारी इन्वेंटरी चेक नहीं करनी पड़ेगी। हमको कुछ ही इन्वेंटरी चेक करनी पड़ेगी जिसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, उसी को हमको केयर करके रखना पड़ेगा। सिस्टमेटिक वर्क होगा। ए बी सी के आने से जो भी हमारा कनेक्टेड परचेस का वर्क है वो सिस्टमेटिक रूटीन बेसिस पे होगा, और हैंडल भी किया जा सकता है सबऑर्डिनेट और स्टाफ के द्वारा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है वो भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस में से आता है। इसके अंदर भी हमको परसेंटेज के बेसिस पे देखना होगा कि ए कैटेगरी कौन सी है, बी कैटेगरी कौन सी है, और सी कैटेगरी। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होगा? तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब एवरेज स्टॉक कैसा होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देंगे। एवरेज नंबर ऑफ द डेज ऑफ द इन्वेंटरी होल्ड, कितने नंबर ऑफ द डेज एक साल में हम लोग इन्वेंटरी होल्ड करेंगे, तो 365 डिवाइड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ द डेज द इन्वेंटरी इज होल्ड। इलस्ट्रेशन देखते हैं। मटीरियल एक्स के रिलेशन में कुछ डेटा दिया जा रहा है। 31 मार्च 2021 का ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेस दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। हमको बोला एवरेज टर्नओवर रेशियो फाइंड करो, और नंबर ऑफ द डेज एवरेज इन्वेंटरी हमारे पास रही है वो फाइंड करो। तो पहले हमको कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल प्लस बाय मटेरियल परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। तो 90,000 प्लस 2,70,000 माइनस बाय 1,10,000 तो 2,50,000 आ गया। वो आ गया हमारा पास मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल। कितना होगा एवरेज स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 90,000 प्लस 1,10,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 1 लाख आ जाएगा। तो 2,50,000 डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे 2.5 आ जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ द डेज, कितने दिन हमारे पास कितने दिन एवरेज इन्वेंटरी हमारे स्टॉक में रही है, हेल्ड है। एवरेज नंबर ऑफ द डेज फॉर विच द एवरेज इन्वेंटरी इज हेल्ड, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो 365 डिवाइड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, 365 डिवाइड बाय 2.5 करेंगे तो 146 डेज आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 12 देखते हैं। 31 मार्च 2021 का डेटा दे दिया है, कैलकुलेट करना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, और कमेंट भी देनी है उसके ऊपर। ओपनिंग दे दिया, परचेस दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, मटेरियल दे दिया, मटेरियल भी दे दिया। मटेरियल लेकर अभी हम फाइंड आउट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेस दे दिया, 10,000 प्लस 52 करेंगे, माइनस बाय 6,000 करेंगे तो 56,000 मटेरियल कंज्यूम आ गया। एवरेज इन्वेंटरी कैसे पाएंगे? ओपनिंग प्लस बाय क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 10,000 प्लस बाय 6,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे 8,000 आ जाएगा। इन्वेंटरी टर्नओवर का रेशियो कंजम्पशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी। कंजम्पशन कितना है हमारा? तो कंजम्पशन है हमारा 56,000 डिवाइड बाई 8,000 करेंगे तो 7 आ जाएगा। और फिर इन्वेंटरी टर्नओवर कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ द डेज डिवाइड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, तो 52 डेज आ जाएगा। ये कैसे हुआ? तो 365 डेज डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। कमेंट में क्या लिखेंगे? तो मटेरियल ए जो है वो बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द मटेरियल बी, क्योंकि वो 52 डेज में खत्म हो जा रहा है, जबकि मटेरियल बी तो 146 डेज में खत्म हो रहा है। इलस्ट्रेशन 13 देखते हैं। मटेरियल एक्स दे दिया है और 6 मंथ एंडेड का सितंबर 2021 का डेटा दे दिया है। मंथ दे दिया है, सितंबर तक जा रहा है। परचेस दे दिया, परचेस दे दिया, प्राइस पर यूनिट दे दिया, इश्यू यूनिट्स दे दिया है। चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यू कर रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक तो सेम ही रहता है,
चाहे आप कोई सी भी मेथड अडॉप्ट करो, फीफो करो, वेटेड एवरेज करो, या कोई भी मेथड आप अडॉप्ट करो, लीफो करो, कोई भी करो, वेटेड एवरेज कोई भी करो आप मेथड अडॉप्ट, हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो सेम ही रहता है। तो हमको पूछा गया है कि आप क्या एग्री करते हो, और आप एग्री करते हो तो क्यों एग्री करते हो, और आप नहीं एग्री करते हो तो क्यों नहीं एग्री करते, और फिर एक्सप्लेन करिए। डिटेल नहीं चाहिए हमको स्टोर लेजर की, यानी स्टोर लेजर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको सिर्फ यही बताना है कि फीफो और लीफो से जो फीफो लीफो या वेटेड एवरेज से भी तीनों की में से हमारा आंसर सेम ही आ रहा है, ऐसा चीफ अकाउंटेंट का आर्ग्यू है। तो क्या आप इस आर्ग्यू से एग्री करते हो कि नहीं करते? इसमें हो क्या रहा है, इसमें अगस्त के मंथ में क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल जो है वो ज़ीरो हो रहा है। तो जैसे ही अगस्त के मंथ में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ज़ीरो हो जाएगा, तो फीफो से करो या लीफो से करो या वेटेड एवरेज से करो, आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो सितंबर का प्राइस पर यूनिट से ही मल्टीप्लाई होगा, जो भी यूनिट्स होंगे वो, इसलिए आपका क्लोजिंग स्टॉक सारी मेथड में सेम आ रहा है। तो हम चीफ अकाउंटेंट्स के आर्ग्यूमेंट से हम लोग एग्री तो करेंगे, लेकिन हम ये भी लिखेंगे कि अगर कोई भी एक वैल्यू, इफ वन finds the value of the closing stock at each month, it may however be noted that the argument of the chief accountant would not stand if one finds the value of the closing stock at the end of the each month। अगर क्लोजिंग स्टॉक पे, मतलब अगर अगस्त के अंदर अगर कोई वैल्यू आ जाती है क्लोजिंग स्टॉक की, तो फिर हमारा जो आर्ग्यूमेंट है चीफ अकाउंटेंट्स के साथ, चीफ अकाउंटेंट जो आर्ग्यू कर रहा है हमारे साथ, वो उसका आर्ग्यूमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में कुछ वैल्यू रहेगी और उसका प्राइस पर यूनिट कुछ रहेगा, इस वजह से हमारा फीफो लगाएंगे तो वो प्राइस हमारा क्लोजिंग स्टॉक के लिए आएगा, या लीफो लगाएंगे तो वो प्राइस हमारा दूसरा मतलब जो लास्ट जो परचेस किया होगा उसका प्राइस हमारा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर दिखेगा। इसलिए चीफ अकाउंटेंट का आर्ग्यूमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक अगस्त में अगर क्लोजिंग स्टॉक की कोई वैल्यू आ जाती है तो चीफ अकाउंटेंट का आर्ग्यूमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 14 देखते हैं। मटेरियल दे दिया है, स्टॉक दे दिया 1/4/2021 का 100 यूनिट्स दे दिया है 5 रुपीज़ के हिसाब से, परचेस दे दिया 5/4/21 का 306 के हिसाब से, फिर उसके बाद एक इश्यू किया गया है 250, फिर उसके बाद फिर से परचेस आ गया 8/4 को 507 के हिसाब से, फिर और 10th को फिर इश्यू किया 400 का, फिर 12th को फिर परचेस किया, फिर 14 को फिर इश्यू किया। तो हमको फीफो लीफो के हिसाब से प्राइस बताना है क्लोजिंग स्टॉक का। और उसके बाद हमको क्या बोला है, मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ वो बताना है, और 15/4 का हमको वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक ऑफ द मटेरियल बताना है। बी के अंदर दिया गया है कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है वो भी हम बताएंगे। कैसे बताएंगे? तो हमको बोला गया है कि आपको ड्रॉ नहीं करना स्टोर लेजर, मतलब स्टोर लेजर ड्रॉ करने के बिना ही हमको बता देना है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। बाकी ऊपर के अंदर आपको स्टोर लेजर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो ए वाला है उसके अंदर। इलस्ट्रेशन 14 देखते हैं फीफो मेथड से। तो डेट रिसिप्ट यूनिट रेट अमाउंट, डेट इश्यू यूनिट रेट अमाउंट, और बैलेंस के अंदर यूनिट रेट अमाउंट। पहले फीफो है तो 1/4/2021 को क्या था हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस था 100 यूनिट्स था, 5 रुपये के हिसाब से 500 आ गया, और यही बैलेंस में आ जाएगा 105 यूनिट्स के हिसाब 105 के हिसाब से 500। फिर उसके बाद क्या किया हमने, तो फिर उसके बाद हमने परचेस किया 5/4/2021 को कितना 300 यूनिट 6 रुपये के हिसाब से, तो 1800 आ गया। अभी फीफो है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 100 5 के हिसाब से 500, 300 6 के हिसाब से 1800, ये तो हमारे पास है ही स्टॉक के अंदर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने 6/4/2021 को इश्यू किया 6/4/2021 को हमने कितना इश्यू किया, 250 इश्यू किया। 250 कैसे इश्यू हुआ होगा, तो 100 के अंदर से 5 गया, 100 के अंदर से गया होगा, और कुछ 150 के अंदर से कुछ 100 के अंदर से गया होगा, और कुछ 300 के अंदर से गया होगा। तो 100 के अंदर से कितना गया, 5 गया। 100 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 500 आ जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो 900 आ जाएगा। और फिर क्वांटिटी कितनी बचेगी हमारे पास बैलेंस के अंदर, 300 में से 150 गया तो 150 बचेगी, और 6 के हिसाब से तो 900 ये आ गया। उसके बाद फिर हम लोग ने परचेस किया है 8/4/21 को 500
7 के हिसाब से तो 3500, और फिर बैलेंस में हमारे पास कितना बचेगा 156 के हिसाब से 900, 500 डिवाइड 500 मल्टीप्लाई बाई 7 3500 बचेगा। 10/4/21 को हमने इश्यू किया है 400 यूनिट्स। उस तो 400 यूनिट कैसे जाएंगे, तो पहले फर्स्ट में से जाएंगे, फीफो मतलब 150 यूनिट्स में से पहले जाएंगे, फिर उसके बाद 250 यूनिट्स में जाएंगे, फिर उसके बाद 500 यूनिट्स में से जाएंगे। तो 150 में से गया, फिर उसके बाद कितने बचे 150 में से 250 मतलब 400 यूनिट्स थे, तो 500 में से 150 गए, मतलब 250 यूनिट्स बचेंगे। तो 7 के हिसाब से जाएंगे 1750, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे 1750, ये आ गया। 12/4/2021 को फिर से परचेस किया 608 के हिसाब से, तो 4800 आ गया। 250 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो 1750, 600 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे 4800। 14/4/21 को फिर इशू किया 257 के हिसाब से, मतलब टोटल 500 इशू किया है, जिसमें से 250 तो फीफो के हिसाब से था, तो 257 के हिसाब से होगा। तो 257 तो 1750, और बाकी का जो बचा हमारा वो 600 में से आएगा, मतलब बाकी जो रिमेनिंग 250 है वो 600 में से आएगा। ₹8 के हिसाब से, तो 200 ये आ गया, 2000 ये आ गया। बचेगा कितना क्लोजिंग स्टॉक 358 के हिसाब से, तो 2800 का ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। लीफो के अंदर भी सेम करेंगे हम लोग। अपन लीफो के अंदर पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट है, मतलब जो बाद में परचेस किया होगा उसको हम लोग पहले इश्यू कर देंगे। तो 14/21 को ओपनिंग दे दिया 105 के हिसाब से 500, ये आ गया मेरे पास ओपनिंग 105 के हिसाब से 500। फिर उसके बाद परचेस किया 5/4 को, तो 306 के हिसाब से 1800, तो 100 तो पहले ही था, 306 के हिसाब से 1800 आ गया। उसके बाद 6/4/21 को इश्यू किया है 250 यूनिट 6 के हिसाब से। तो ये कहाँ से जाएगा, तो ये सेकंड वाले में से जो हमने परचेस किया था ना लास्ट, उसमें से जाएगा। तो उसमें से गया, तो वहाँ पर अभी कितना बचा 50 बचा, तो 100 तो पहले था, 105 पहले ही था, और 56 अभी आ गया। और फिर 14/21 को फिर परचेस किया 507 के हिसाब से, तो 105 तो पहले ही था, 56 फिर आया, और 507 अभी फिर से हमने परचेस किया वो है, उसमें से ये अब इश्यू करेंगे 500 में से इशू करेंगे 407 के हिसाब से। तो 105 बचा, 56 बचा, और 500 में से 400 इशू कर दिया, तो 107 बचा। उसके बाद हमने फिर से परचेस किया 12/4 को 608 के हिसाब से, तो 105 तो था ही, 105 तो था ही, 56 हो गया, 107 था, 608 हो गया। मतलब ये नया परचेस है वो, उसको हमने ऐड कर दिया, बैलेंस के अंदर रख दिया। अब फिर इशू करेंगे 508 से। 508 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट परचेस किया होगा वही हम लोग पहले इश्यू करेंगे। तो 105 के हिसाब से बचा, 56 के हिसाब से बचा, 107 के हिसाब से बचा, और 108 के हिसाब से बचा। तो टोटल देखेंगे हम लोग तो 500, 300, 700, 800, तो मतलब आ जाएगा 2300। तो क्लोजिंग स्टॉक दोनों में अलग आ रहा है, फीफो में 2800 आ रहा है और लीफो के अंदर 2300 आ रहा है, डिफरेंस 500 का आ रहा है। इसके सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट सब इश्यू जो भी किए थे ना वो लिख देना है। 250 की वैल्यू कितनी थी 1400, 400 की 2650, और इसकी कितनी थी 7800 का इसका पूरा टोटल इश्यू बना था। लीफो के अंदर 8300 का इश्यू बना था। और ये 500 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है कि 250 हमने 1400 के हिसाब से इश्यू किया, जबकि वही 250 यूनिट्स हमने 1500 के हिसाब से किया लीफो के हिसाब से। 400 यूनिट जो हमने इशू किया वो 2650 के हिसाब से किया, जबकि लीफो के अंदर हमने वही 2800 के हिसाब से इशू किया। 500 जो था वो 3750 के हिसाब से था, बल्कि वही हमने लीफो के अंदर 4000 के हिसाब से किया था, इसलिए हमारा 500 ज़्यादा आ रहा है। लीफो मेथड जब इन्फ्लेशन होता है, जब प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है, तब हम लोग लीफो मेथड अडॉप्ट करते हैं। इसके बाद देखते हैं सिंपल एवरेज क्या होता है। तो सिंपल एवरेज में हमको क्या करना पड़ेगा, जो रेट दिया होगा उसको हम लोग प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन से। तो यहाँ पर देखते हैं 200 यूनिट 10 के हिसाब से, 150 12 के हिसाब से, 210 12 के हिसाब से, 50 15 के हिसाब से, 140 11 के हिसाब से। तो पहले क्या करेंगे आप लोग, जो रेट है उसको प्लस कर देंगे और फिर डिवाइड करेंगे, कितने ट्रांजेक्शन है 5 ट्रांजेक्शन है, तो 12 रुपीज़ ईच आ गया हमारे पास। अभी देखेंगे वेटेड एवरेज के हिसाब से, तो 210 के हिसाब से, तो आप लोग वेटेड एवरेज के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 200 मल्टीप्लाई बाई 10, 150 मल्टीप्लाई बाई 12, 210 मल्टीप्लाई बाई 12, ऐसे कर देंगे और नीचे यूनिट्स कर देंगे 200 150 210 15 210 50 140।
इनको प्लस कर देंगे और ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 10, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा वेटेड एवरेज से आंसर आया हुआ होगा। इसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेशन 15। फर्स्ट सितंबर को ओपनिंग स्टॉक दे दिया है 6000 यूनिट 285 यूनिट्स के हिसाब से। फिर उसके बाद इशू किया है 4875 यूनिट्स, जिसका हमको मटेरियल रिक्वेस्ट नंबर दे दिया है 9/20। सितंबर 9 को फिर रिसीव किया 17,500 यूनिट 276 पर यूनिट के हिसाब से। और इसको हम लोग को प्रिपेयर करना है कैसे, वेटेड एवरेज मेथड से प्रिपेयर करना है। इसको हमको वेटेड एवरेज मेथड से प्रिपेयर करना है। और लास्ट में दिया है कि 25 सितंबर को जो मैनेजर था वो उसके होम टाउन पे चला गया था, मतलब उसने लीव ले ली थी, और उसके वजह से क्या हो गया, तो जब वो आया तो उसने देखा 30 सितंबर के दिन के 900 यूनिट्स जो माइक्रो कंट्रोलर्स के थे वो मिसिंग है, जिसमें से 300 यूनिट्स तो जो थे वो रस्टिंग के हिसाब से थे। रस्टिंग यानी काट लग जाने के हिसाब से थे, तो वो तो नॉर्मल है। बाकी के जो बचे 300 किसके थे, रस्टिंग के थे, मतलब वो नॉर्मल थे। और जो 900 थे वो क्या है, वो एब नॉर्मल है। क्यों, क्योंकि 900 तो मिसिंग हो गए थे। और एब नॉर्मल लॉस जो होता है वो हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन नॉर्मल लॉस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो नॉर्मल लॉस है और जो एब नॉर्मल लॉस है उसकी हमको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी स्टोर लेजर अकाउंट्स में। इलस्ट्रेशन 15 देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस दे दिया 6285 के हिसाब से, तो बैलेंस में आ गया 6285 के हिसाब से। 8/9 को इश्यू किया है तो वो 4875 किया है, तो वो 285 के हिसाब से ही होगा। तो बैलेंस बच जाएगा 6000 माइनस बाय 4875, तो 1125, वो 285 के हिसाब से होगा। फिर उसके बाद परचेस्ड किया है हमने 17,500 276 के हिसाब से, तो वो आ गया। अब यहाँ पर आएगा 1125 प्लस 17,500, तो 18,625 आ गया। और 3,20,625 प्लस 48,30,000, ये दो को प्लस करेंगे तो 51,50,625 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 18,625 से, तो हमारे पास रेट निकल के आ जाएगा 276.54। अभी क्या होगा, अभी फिर से उसने इश्यू किया है 12,000, परचेस के बाद इशू किया 12,000 का कितना था 276.54 के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास बैलेंस तो बैलेंस में रेट कितना था 276.54, तो उसके हिसाब से ही हमने इशू किया होगा, क्योंकि हम लोग वेटेड एवरेज ले रहे हैं। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 276.54 करेंगे तो 33,18,480 आ जाएगा। इस 18,625 में से 12,000 माइनस करेंगे 6,625 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6,625 आएगा। और फिर 51,50,625 को माइनस करेंगे 33,18,480 से, तो हमारे पास आ जाएगा 18,32,145। उसको डिवाइड करेंगे 6,625 से, 276.55 आएगा। फिर हमने क्या किया, रिटर्न, फिर हमारे पास आया माल, मतलब जो हमने इश्यू किया था वही हमारे पास वापस आया। ये 012 की जो हमने इश्यू किया था, 12 नंबर की MRN जो हमने इश्यू की थी वो हमारे पास वापस आ गई, स्टोर के पास वापस आ गई। तो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा स्टॉक, तो हम इंक्रीज़ कर देंगे, रिसिप्ट साइड पर लिख देंगे 2375 और 276.54 के हिसाब से। 276.54 के हिसाब से हमने उसको दी थी, इसलिए यहाँ पर 276.54 के हिसाब से हमारे पास वापस आएगी, ना कि 276.55 के हिसाब से। तो फिर ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 9,000 और 6,56,783 को हम लोग ऐड कर देंगे 18,32,145 में, तो आ जाएगा 24,88,928। इसको डिवाइड करेंगे 9,000 से, तो 276.54 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने परचेस किया 160/2020 की 9,000 से 288 से, तो ये वैसे ही करना। 9,000 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 9,000 ऐड कर देंगे तो 18,000 आ गया। 24,88,928 के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 25,92,000 को, तो ये आ जाएगा 50,80,928। इसको डिवाइड करेंगे 18,000 से, तो 282.27 आ जाएगा। उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया सप्लायर को रिटर्न कर दिया, मतलब हमारे पास स्टॉक में से चला गया मतलब हमने इश्यू साइड पे लिख देंगे
29/21 को इशू किया 9,500 282.04 के हिसाब से। ये 282.04 कहाँ से आया? तो ये हमारा जो बैलेंस था वो वही 282.04 के हिसाब से जो हमने सप्लायर के ऊपर इशू किया था ना 79/20/21 को, जो हमने सप्लायर को रिटर्न किया था 160 वाला था, तो 160 वाला ही रेट लेंगे हम लोग, 288 ही लेंगे। और फिर जो हम लोग इश्यू कर रहे हैं ना, इश्यू के अंदर हम लोग बैलेंस वाला डेट लेंगे। अगर वहाँ से जहाँ पर हमने इश्यू किया है, जिस डिपार्टमेंट में हमने इश्यू किया है, अगर वहाँ से हमारे पास स्टोर डिपार्टमेंट में वापस रिटर्न आता है तो हम देखेंगे कि वो कौन सी रिसिप्ट थी जो हमने इश्यू की थी, उसकी रिसिप्ट का जो रेट होगा वही रेट हम लोग रिटर्न की रिसिप्ट पर लगाएंगे। यानी अगर स्टोर से रिटर्न हुआ तो हम लोग देखेंगे कि हमने जब उसको इश्यू किया था तब वो किस रेट पे इश्यू किया था, वही रेट हम लोग रिटर्न के टाइम पे भी लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, 30/9 को जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा, जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा कि 900 यूनिट्स तो चोरी हो चुके हैं, यानी मिस हो 900 यूनिट क्या हो गए थे, मिसिंग थे। तो मिसिंग थे तो वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल का हमको कॉस्ट के अंदर से एबनॉर्मल की जो यूनिट्स होती है वो हम कॉस्टिंग पीएनएल में ले जाते हैं। एबनॉर्मल की यूनिट्स जो होती है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती, वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाता है उसकी अमाउंट। इसलिए यहाँ पर 900 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 282.04, तो ये आ जाएगा 253,836। और जो 300 यूनिट है वो नॉर्मल है, वो क्या था, रस्ट हो गया था, मतलब काट लग गया था, तो वो तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल कॉस्ट के यूनिट में से माइनस हो जाती है। तो 300 माइनस कर देंगे तो 6,600 आ जाएगा। 7,800 में से 900 और 300 माइनस करेंगे तो 6,600 आ जाएगा। और 21,99,948 में से माइनस करेंगे 253,836, तो 19,46,112 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 6600 से तो 294.87 आएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जो ऐप नॉर्मल है और नॉर्मल है उनके अंदर बाइफरकेट करना है, और जो नॉर्मल है उसका तो हमको कोई स्क्रैप मिला ही नहीं है, तो उसकी कोई भी अमाउंट हमको माइनस नहीं करनी है। यानी जो रसिंग है, यानी जो काट लग चुका है, उसके अंदर हमको कोई स्क्रैप मिला नहीं है, तो उसकी अमाउंट हम स्क्रैप की अमाउंट जो होगी वो हम यहाँ से डिडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्रैप की अमाउंट है ही नहीं यहाँ पर। और जो एब नॉर्मल लॉस होगा वो तो कॉस्टिंग पीएनएल का पार्ट बनता है, तो उसको उसकी यूनिट्स को और उसकी अमाउंट को हम लोग माइनस कर देंगे ताकि हम लोग कॉस्ट को बढ़ा सके। इसलिए हमने यहाँ पर 900 माइनस कर दिया यूनिट्स, और 900 माइनस कर दिया, और 253,836 माइनस कर दिया 21,99,948 में से, तो 90,46,112 आ गया, और 6,600 यूनिट आ गया, डिवाइड कर दिया 294.87 आ गया।